हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम इस क्लास में इस केमिस्ट्री की क्लास में हम बात करने वाले हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बाद में एक सवाल आपके मन में बना रहता है कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तभी आपके समझ में आता है जब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप पता हो। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वर्गीकरण हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। इस लेक्चर्स में हम जो कितने प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और उनके कौन से ग्रुप कितने होते हैं और उन कौन सा ग्रुप किस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे लगाए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी इनके ग्रुप के बारे में, कितने प्रकार के जो हमारे ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है और ग्रुप के आधार पर कौन सा क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लास्ट में फिर आपके मन में एक ही सवाल रहता है कि कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं। पहले हमें ग्रुप को जानना चाहिए। जब आप ग्रुप जान जाएंगे तब फिर आपको IUPAC नेम लिखना आसान हो जाएगा। तो आज हम इस क्लास में पूरे ग्रुप को बताने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको आज बहुत अच्छे से ग्रुप के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक बात और जान लीजिए, क्रियात्मक समूह होते क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सपोज करिए लिखा हो CH3OH, एक एग्जाम्पल के रूप में है, इसको आप जाने रहिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे लिखा हो CH3OH, तो ये OH आपका एल्कोहलिक समूह है। क्या है? एल्कोहल। हमें OH से ही पता चल रहा है कि ये एल्कोहल है। ध्यान समझिएगा, ये OH OH से ये पता चलता है ये एल्कोहल है। यानी इस OH ग्रुप हमारा ये क्रियात्मक समूह है। क्यों क्रियात्मक समूह है? क्योंकि ये OH एल्कोहल के खानदान को बताता है, पूरे एल्कोहल के खानदान को बताता है। और इसके जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, किस क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो ये OH है, OH पर पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज निर्भर करता है। जितने भी रासायनिक गुण होते हैं इसी OH पर ही निर्भर करते हैं। यानी जो हमारा OH, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी कार्बनिक यौगिक है, तो उस कार्बनिक यौगिक का उसमें जो ग्रुप होता है, उसका खानदान जो होता है, उसी ग्रुप पर निर्भर करता है कि किन किन लोगों से यह रासायनिक अभिक्रिया करता है और कौन कौन से नए पदार्थ बनाते हैं। वो किस पर निर्भर करेगा? इसी फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करता है। इसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसे हम क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह, कौन सा समूह? क्रियात्मक, यानी जितनी भी क्रियाएं होंगी इसी फंक्शनल ग्रुप पर निर्भर करती है और इसी से उस यौगिक के पूरे केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये इसी पर निर्भर करते हैं। समझ में आ गई बात? अब दूसरी बात, ये एक क्रियात्मक समूह ये भी है CH3। तो अब ये जो CH3 है, ये कार्बनिक यौगिकों की चेन है, ये कार्बन कंपाउंड का चेन है। क्या है? इसमें देखिए एक CH3 लगा है, तो अगर आप इसमें मान लीजिए आप C2H5 लगा देते हैं, तो देखिए इसके जो मान लीजिए C2H5OH आपने लिखा है, तो इसमें भी अगर OH ही समूह है, तो एक चीज ध्यान रहिएगा कि इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी सेम होगी, इसकी भी और इसकी भी। यानी आपने केवल क्या चेंज किया है? आपने केवल CH3 चेंज किया है। यानी आपने पहले CH3 लिखा था, फिर C2H5OH लिखा है, फिर आपने CH3 CH2OH आपने लिखा है। भाई ये मेथ-एथ-प्रो-ब्यूट, ये आपका ब्यूटिल अल्कोहल है। इसमें 3 कार्बन श्रृंखला लगे हुए हैं, इसमें 2 कार्बन लगा है, इसमें 1 कार्बन लगा, और सब में अगर एक ही OH समूह लगा है, यानी एक एल्कोहलिक समूह ही लगा है, तो सब तीनों के एल्कोहलिक समूह के खानदान एक ही है, तो इनके जो रासायनिक गुण होगा वो एक ही होगा। यानी सब के सब केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग एक ही प्रकार के होंगे। चेंज क्या होगा? देखिए, इसमें जो आपने कार्बन संख्या जो बदला है, तो कार्बन संख्या बदलने के आधार पर इनके भौतिक गुण बदल जाएंगे। क्या बदल जाएगा? इनके भौतिक गुण बदल जाएंगे। लेकिन अगर रासायनिक गुण की बात करोगे तो सब के सब रासायनिक गुण सेम ही होंगे।
तो कहने मतलब ये जो आपका क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह के ऊपर जो है पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज जो है निर्भर करते हैं। जो भी रासायनिक गुण होता है इसी के आधार पर जो है सारा का सारा निर्भर रहता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे कि ये OH जैसे ये एल्कोहलिक समूह है, तो कौन कितने प्रकार का ग्रुप होता है और उन ग्रुप को जो है हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, क्या लिखते हैं और उसका नाम क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। देखिए इसमें जो है कुछ ग्रुप हमारे सामने है और कुछ और ग्रुप है जिनको हम इनके बाद देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमने बात किया है, सबसे पहला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये एक खानदान है, कार्बोक्सिलिक समूह का एक खानदान है और इस खानदान में जो ग्रुप लगा होता है उसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। अब देखिए चाहे हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखना आसान है, हिंदी में आप समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है उसे कार्बोक्सिलिक समूह बोला जाता है। और कार्बोक्सिलिक समूह को आप पहचानोगे कैसे? उसमें लगा क्या रहता है? तो उसमें COOH होता है। क्या होता है? कार्बोक्सिलिक समूह का जो पहचान होता है वो COOH होता है, जिसमें एक बॉन्ड खाली रहता है कार्बन का, इस पर आपका R लगा होता है। क्या लगा होगा? R लगा होता है। अब वो R कैसा लगा होता है? 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, वो बात की बात है। कुल मिला के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप होता है वो COOH होता है। इतना समझ में आ गया? कार्बोक्सिलिक समूह मतलब COOH। पहला ग्रुप क्लियर हो गया। दूसरा ग्रुप है सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल बोला जाता है। तो सल्फोनिक अम्ल का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे सल्फोनिक एसिड समूह कहा जाता है। अब सल्फोनिक अम्ल का जो समूह होता है इसको पहचान होता है SO3H। भाई SO3H, और ये कहीं ना कहीं चाहे आप 1 कार्बन से लगाओ चाहे 2 कार्बन वाले समूह से लगाओ, वो अलग की बात है। कुल मिला के इसका समूह SO3H होता है। अगर कहीं आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में SO3H लगा हो तो आप समझ जाइए ये सल्फोनिक एसिड का समूह है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगला है आपका ईस्टर। एक खानदान है ईस्टर। तो ईस्टर जो खानदान है हमारा, इस ईस्टर के जो समूह होते हैं उसे हम ईस्टर समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्टर समूह कहा जाता है। और ईस्टर समूह का जो फार्मूला होगा कैसे पहचानोगे? COOR लिखा होगा। क्या होगा? देखो इधर आपका क्या है? R, कोई R इधर होगा। कुल मिला के COOR होता है। COOR, इधर भी R लगा दोगे, इधर R लगा है तो RCOOR हो जाएगा। यानी मेन ग्रुप क्या है? COOR, यानी COO रहेगा ही रहेगा। अब इधर R, इधर भी कुछ ना कुछ लगा हो, चाहे CH3 लगा हो, चाहे C2H5 लगा हो, इधर भी लगा होगा और इधर भी कुछ लगा हो सकता है। कुल मिला के ईस्टर की पहचान है COO। यानी आपका ईस्टर का अगर जनरल फार्मूला देखा जाए तो RCOOR कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये COO जो है और इसके आगे R होना चाहिए। ये चाहे आप CH3 लगा रहे हो चाहे आप C2H5 लगाए हो, कुल मिला के COOR होगा। तो ये आपका ईस्टर पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ईस्टर। यानी इस ग्रुप को जो है ईस्टर ग्रुप कहते हैं। अगला जो आपका है एल्कोहल्स। क्या है? एल्कोहल खानदान। तो एल्कोहल खानदान का जो ग्रुप बोला जाता है उसे एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक समूह। तो एल्कोहलिक समूह की खास पहचान क्या है? OH समूह। क्या लिखा होता है? OH, एक बॉन्ड लगा के OH लगा देते। अब एल्कोहल में आपके 3 आएंगे, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, यानी यही एक ही OH पर 3 एल्कोहल होता है। एक प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्शियरी। प्राइमरी एल्कोहल को कैसे पहचानोगे? देखिए प्राइमरी एल्कोहल जब OH समूह जो है जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन से केवल एक ही कोई बॉन्ड खाली हो, जैसे 2 हाइड्रोजन तो लगे ही होंगे, साथ में अगर एक बॉन्ड खाली होगा, अब ये खाली होगा भाई, R लगा होगा इस पर, इसको R CH2OH, यानी कुल मिला के एक ही R लगा होगा तो ये जो है प्राइमरी एल्कोहल पढ़ा जाएगा। अब यही गलती हो जाए कि देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन मेंटेन था, अब की बार क्या है 2 R लगा दिया जाए, मतलब RC, ये एक R और लगा दिया जाए और फिर जो है CHOH लगा दिया जाए तो ये आपका सेकेंडरी एल्कोहल पढ़ा जाएगा। द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल? द्वितीयक। देखो समूह तो आपका एल्कोहल का एक ही होगा, बस इसमें 2 R लगा होगा, इसीलिए इसको द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल कहा जाता है। और ध्यान सुनिए, अगर इसी पर जो है
3 R लगा दे, मतलब एक R ये है, एक R इधर लगा दिया जाए, एक R इधर और एक ही OH। OH तो एक ही होगा, तो ऐसे कंडीशंस में ये टर्शियरी अल्कोहल पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? टर्शियरी अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी, तीन तृतीयक अल्कोहल इसको पढ़ा जाता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी अल्कोहल भी आपके 3 प्रकार के माने देखे गए। ठीक, अब इसमें जो है अगला जो हमारा खानदान है वो है एल्डिहाइड खानदान। कौन सा सब खानदान? एल्डिहाइड, और इसके समूह को एल्डिहाइड समूह या एल्डिहाइड ग्रुप कहा जाता है। अब एल्डिहाइड की पहचान क्या है? CHO, क्या लगा होगा? CHO लगा होगा। देखो ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप अगर लगा है तो समझ लो ये एल्डिहाइड है। क्या है? ये एल्डिहाइड है। अगला है हमारा कीटोन्स। कीटोन्स का जो समूह होता है कि उसे हम कीटो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीटो ग्रुप कह लीजिए, चाहे ऑक्सो ग्रुप बोल लीजिए। कीटो ग्रुप कह लीजिए, चाहे ऑक्सो ग्रुप बोल लीजिए, तो इसे हम CO ग्रुप से देखते हैं। क्या देखते हैं? CO। देखो ऐसे लगा होगा, ये 2 बांड खाली होगा और इस पर CO, इसको लिखते हैं RCO R डैश, यानी ये बीच में CO होगा। अगर CO ग्रुप लगा है तो ये आपका कीटोन है। क्या है? आपका कीटोन है। अगला है एसिड हैलाइड्स, अम्ल हैलाइड। तो अम्ल हैलाइड का जो समूह होता है उसे एसिड हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। एसिड हैलाइड ग्रुप बोलते हैं। इसका जो आपका ग्रुप होता है COX होता है। क्या होता है? COX। देखो ये देखो हैलाइड जो आपका होगा वो आपका कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। X यहाँ पे जो X लिखा है, X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। ये आपके हाइड्रोजन है। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, तो और CO आपका रहेगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन का लगा ही होगा, साथ में X कोई हो जाएगा, तो ये X के स्थान क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी होगा। तो कुल मिला के इस अम्ल हैलाइड का जो ग्रुप होता है COX होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला है अम्ल एमाइड। जैसे एसिड हैलाइड वैसे अम्ल एमाइड। तो अम्ल एमाइड का समूह जो होता है एमाइड ग्रुप बोला जाता है, और एमाइड ग्रुप का जो फार्मूला होगा CONH2 होगा। एमाइड NH2 एमाइड ग्रुप होता है। अब अम्ल एमाइड है तो अम्ल एमाइड है तो ये आपका CO, इसमें CO लगा होगा, यानी CONH2 ग्रुप को जो है एसिड अम्ल एसिड अमाइड एमाइड ग्रुप बोला जाता है, या एसिड अमाइड्स कहते हैं। इसी को एमाइडो ग्रुप कहा जाता है, यानी CONH2 को एमाइडो ग्रुप कहा जाता है। इसमें अगला जो है एमीन्स। तो एमीन्स में जो है जो ग्रुप होता है उसे हम एमिनो ग्रुप कहा जाता है, और एमिनो ग्रुप की जो खास पहचान है NH2 लगा होता है। भाई एमीन जो है NH2 समूह होता है। NH2 समूह जो है ये इसी को एमिनो ग्रुप कहा जाता है। आप जानते हैं नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है 3 होती है। आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 7 होता है। तो 2 5 2 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। आउटर शेल्स में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और पड़ती है। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तभी तो 8 होगा किनारे वाले में। और 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉन्ड लगाते हैं, तो एक बॉन्ड इधर लगाएगा, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से, यानी एक एक हाइड्रोजन पर एक एक बॉन्ड लगाएगा, तो 2 हाइड्रोजन लगा होगा, तो ये NH2 ग्रुप होता है। अब ये जो अमीनो समूह है इसमें इससे 3 प्रकार के एमीन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है प्राइमरी एमीन्स। तो प्राइमरी एमीन्स की क्या कहानी है? प्राइमरी एमीन्स में जब ये NH2 समूह जो है, देखिए NH2 समूह किसी एक एल्किल के साथ जुड़ा होगा, किसी एक एल्किल, जैसे अल्कोहल में कि OH समूह किसी एक एल्किल समूह के साथ जुड़ा होगा तो प्राइमरी अल्कोहल। ऐसे यहाँ पर NH2 समूह जब कोई एक एल्किल से समूह से जुड़ा होगा तो वो हमारा जो है प्राइमरी एमीन होगा। आप देख रहे हैं NH2 है पूरा, और ये जो है ये नाइट्रोजन जो है इस CH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब इसके आगे और भी लगे हो वो अलग की बात है, लेकिन इस नाइट्रोजन से केवल एक ही लोग तो जुड़े हैं, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये आपका प्राइमरी एमीन हो गया। अब यहाँ पे सेकेंडरी एमीन की अगर हम बात करें तो देखो ये जो नाइट्रोजन है ये 2 एल्किल समूह से जुड़ा होगा, एक इधर से एक इधर से, और हाइड्रोजन की संख्या देखो आपको कम हो गई, तो यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम हो गया, एक ही हाइड्रोजन लगा है, तो ये आप चूंकि ये 2 एल्किल समूह से जुड़ा है तो ये आपका सेकेंडरी एमीन कहलाएगा। इसी तरीके से यही नाइट्रोजन जब 3 अलग अलग एल्किल समूह से 3 एल्किल समूह से जुड़ा होगा, देखो 3 बॉन्ड आपको दिखा है, यानी जो बॉन्ड आपको दिखते हैं ये सब बॉन्ड जो है एल्किल समूह के होते हैं। किसके होते हैं? एल्किल समूह। एल्किल समूह का है R है,
अब R की वैल्यू CH3 है कि C2H5OH है, C2H5 है कि C3H7 है, वो अलग की बात है। कुल मिला के एल्किल समूह होता है। तो यहां पर जब तीन तीन एल्किल समूह से लगा होगा तब ये ट्रांसियरी जो है एमीन्स कहलाएंगे। अगला है साइनाइड। साइनाइड समूह या साइनाइड समूह को नाइट्राइल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइट्राइल्स भी कहा जाता है। साइनाइड समूह को साइनो कहा जाता है। अगर नाइट्राइल्स आप पढ़ते हो तो नाइट्राइल ग्रुप कहा जाएगा। अब ये साइनो समूह क्या होता है? सीएन होता है। क्या होता है? सीएन। यही सीएन जो है कोई कार्बनिक आर के साथ लगा होगा तो ये जो है एल्किल साइनाइड कहा जाएगा। तो वैसे यहाँ पे यानी साइनाइड समूह जो होता है सीएन होता है, इसी को नाइट्राइल भी कहा जाता है, नाइट्राइल समूह। इतनी बात समझ में आ गई। अगला जो ग्रुप है आइसोसाइनाइड। देखो साइनाइड तो आपका सीएन हो गया, आइसो जब लगा दिया जाए तो उसमें जो है ये आपका एन इधर कर दिया जाएगा, सी इधर हो जाएगा। आइसोसाइनाइड में इस तरीके से लिखा जाता है आइसोसाइनाइड, एनसी। आइसोसाइनाइड मतलब एनसी। अगला जो हमारा ग्रुप है थायो एल्कोहल्स। एल्कोहल का OH होता है, यहाँ पे थायो एल्कोहल। तो थायो एल्कोहल का जो ग्रुप होता है इसे सल्फेनिल कहा जाता है। सल्फेनिल 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 जो होता है SH होता है। थायो एल्कोहल की पहचान होती है SH। क्या होता है? SH, यानी S रहेगा सल्फर और H रहेगा। जैसे एल्कोहल में OH होता है OH, वैसे यहाँ SH, H तो रहेगा ही रहेगा, पहले S लगा होगा तो ये SH होगा। ध्यान रखिएगा, थायो एल्कोहल मींस SH ग्रुप। अगला आपका है ईथर। ईथर है, ईथर को ग्रुप को जो है हम एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप कहा जाता है। ईथर के ग्रुप को एल्कोक्सी ग्रुप बोला जाता है। एल्कोक्सी ग्रुप में ये OR होता है। क्या होता है? OR। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा अगर लिखोगे ग्रुप तो RO R-, यानी ये आपका बीच में O अगर होगा तो ये आपका ईथर खानदान होगा, यानी ईथर का ग्रुप जो होगा O होगा। यानी इधर भी R होगा, इधर भी R हो सकता है, R सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी होगा। कुल मिला के दोनों साइड R होगा तो ये एल्कोक्सी ग्रुप होगा जो कि ईथर की पहचान है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला आपका है नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो एल्केन्स, इसको नाइट्रो ग्रुप बोला जाता है और नाइट्रो में NO2 समूह होता है। क्या होता है? नाइट्रो मींस NO2 समूह, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है एल्किल नाइट्राइड। एल्किल नाइट्राइड, देखिए एल्किल नाइट्राइड अलग है। तो अब ये जो आपका एल्किल नाइट्राइट है ये नाइट्राइटो ग्रुप कहा जाता है। एल्किल नाइट्राइट जो है नाइट्राइटो, देखो दोनों में अंतर है। ये नाइट्रो ग्रुप NO2 होता है और एल्किल नाइट्राइट मतलब नाइट्राइटो समूह जो होता है अलग होता है। अब इसमें क्या अंतर है? देखो यहां पर ये नाइट्रोजन सीधा एल्किल से कोई एल्किल, इसके जो डायरेक्ट जो R होगा वो NO2 ऐसे जुड़ा होगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो ये R जो होगा वो O से पहले जुड़ेगा, उसके बाद NO होगा, इस तरीके से। यानी यहां इस R से एल्किल नाइट्राइटो लिखा है, यानी नाइट्राइटो ग्रुप, तो नाइट्राइटो ग्रुप में ONO होगा। क्या होगा? ONO होगा। लेकिन नाइट्राइट समूह अगर होगा तो नाइट्राइट समूह में जो आपका होगा, देखिए नाइट्रो ग्रुप अगर होगा तो नाइट्रो ग्रुप में NO2 होगा और नाइट्राइटो होगा तो ONO होगा। ध्यान रखिएगा, नाइट्राइटो में ONO होगा और नाइट्रो होगा तो NO2 होगा। इसको नाइट्रो एल्केन कहा जाता है, NO2 को नाइट्रो एल्केन कहा जाएगा और एल्किल नाइट्राइट अगर कहा जाए तो ONO कहा जाएगा। दोनों में अंतर है, इसको ठीक समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत फंसाता है। अगला है थायो ईथर। थायो ईथर, यानी ईथर तो होगा ही होगा, थायो लगा और थायो जहां लगा होगा वहां यस जरूर होगा। तो थायो ईथर समूह जो होता है यस होता है। क्या होता है? एस। अरे ईथर में आपने देखा O होता है, दोनों साइड से एल्किल समूह होते हैं। यानी ईथर आपने देखा है, ये ईथर है आपका, ये आपका O वाला जो है ईथर है। तो ईथर में O है तो वैसे थायो ईथर मतलब O की जगह पे यस हो जाएगा। तो ये आपका RSR, यानी O की जगह पे R आ जाएगा, यस आ जाएगा। ये जहां आपका O लगा है वहां यस लगा देंगे तो थायो ईथर हो जाएगा। ईथर तो ही है, थायो लगा है मतलब सल्फर लगा। तो ये जितने ग्रुप हमने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे ग्रुप आपके दिमाग में बैठ जाते हैं, समझ में आ जाता है, तब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चीजें आप पढ़ोगे सब आपके समझ में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपका
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनके कौन कौन से ग्रुप होते हैं, समूह क्या होते हैं, इनके बारे में जानना आवश्यक है। तो इतना समझ लीजिएगा। अगले लेक्चर्स में हम जो है इनके IUPAC नेम कैसे लिखे जाएंगे, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा